हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन स्टार्ट करेंगे एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले अपन ये डिसाइड करते हैं कि एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी क्यों पढ़ा जाता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी तब पढ़ा जाता है जब अपन हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं। हाइपोथेसिस क्यों करते हैं? हाइपोथेसिस अपन ने इसके पिछले वाले चैप्टर में देखा था कि हाइपोथेसिस क्या होती है। ठीक है, कि कोई एपिडेमिक केस है उसको इरेडिकेट करना है या उसके डाटा से अपन को क्या करना है, कोई मतलब हेल्थ केयर सर्विस में उसको यूज़ करना है। ठीक है, तो अपन एक हाइपोथेसिस बनाते हैं और उसको लागू करते हैं। ठीक है, तो उसकी स्टडी किस में की जाती है? एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी में। ये 4 टाइप की होती है। आरसीटी, ठीक है, फील्ड ट्रायल्स, कम्युनिटी ट्रायल्स एंड क्लिनिकल ट्रायल। आरसीटी का नाम क्या है? रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। ठीक है, ये होते हैं 4। अब बेसिकली एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स होता क्या है? ठीक है, इसको क्यों पढ़ा जाता है? तो डबल ब्लाइंडिंग का मतलब क्या होता है कि जिस पे एक्सपेरिमेंट होता है उसको भी नहीं पता, और इसके अलावा जो अपन दूसरा का नॉर्मल पर्सन्स लेते हैं उनको भी नहीं पता। ठीक है, तो डबल ब्लाइंडिंग इस एक्सपेरिमेंटल स्टडी में की जाती है। एक तरीके का एक्सपेरिमेंट किया जाता है उन पर। ठीक है, एथिकल इश्यूज ऑन एनिमल्स इज डिटेबल, यानी क्या होता है कि एथिकल इश्यूज कि कुछ इथिकल इश्यूज भी उठते हैं इस टॉपिक पे कि एनिमल्स पे है ना, इस एक्सपेरिमेंट को अपन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वो भी आज तक क्या है एक डिबेटेबल क्या टॉपिक है कि इस पर डिबेट होनी चाहिए कि एनिमल पर ये अपन क्या है मतलब एक्सपेरिमेंटल स्टडीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, इसके आगे आता है कि इंटरिम एनालिसिस कैन बी डन इन एक्सपेरिमेंटल ट्रायल। कि इंटरिम एनालिसिस क्या होता है कि कुछ लोग छोड़ गए। ठीक है, कुछ मतलब इस एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो अपन कर रहे हैं उससे बाहर हो गए। ठीक है, तो उसमें मतलब क्या है कि उस एक्सपेरिमेंटल ट्रायल में ये मतलब ये चीज़ें है ना, ये आती रहती है। एंड लास्ट टॉपिक है कि ये लॉन्गिट्यूडिनल और प्रोस्पेक्टिव, यानी समय में आगे की तरफ चलना है अपन को। ठीक है, ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट ट्रायल है लॉन्गिट्यूडिनल और क्या होते हैं, प्रोस्पेक्टिव होते हैं। ठीक है, अब अपन स्टडी करते हैं सबसे पहला टॉपिक कौन सा? रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्सपेरिमेंटल स्टडी या एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी में। ठीक है, सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, पीपल बीइंग स्टडीड आर रैंडमली एलोकेटेड टू वन और डिफरेंट ट्रीटमेंट अंडर स्टडी। कि स्टडी अपन को क्या करना है, कोई एक डिजीज है उसका स्टडी करना है कि अमंग द पॉपुलेशन। ठीक है, अब उसको रैंडमाइज क्या किया जाता है, एलोकेटेड किया जाता है पीपल्स को। ठीक है, और डिफरेंट ट्रीटमेंट। ठीक है, यानी क्या करता है, पीपल्स आर स्टडीड आर रैंडमली एलोकेटेड, ठीक है, टू वन और डिफरेंट ट्रीटमेंट्स अंडर स्टडी। अंडर स्टडी में एक और अलग जो मतलब दूसरा डिफरेंट ट्रीटमेंट है उसके स्टडी के लिए रैंडमाइज्ड अपन क्या करते हैं, पीपल्स को लेते हैं। ठीक है, यूनिट ऑफ स्टडी क्या कर लेती है, पेशेंट्स। ठीक है, आरसीटी की जो स्टडी की जो यूनिट होती है वो क्या कर लेती है, वो कौन सी होती है, पेशेंट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक आता है कि ये एक क्लिनिकल कोई भी रिसर्च होती है ना, उसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड होता है आरसीटी। ठीक है, आरसीटी द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर क्लिनिकल रिसर्च इन आरसीटी। ठीक है, तो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स क्या करते हैं कि कोई भी जो क्लिनिकल रिसर्च होती है, ठीक है, कोई नई मशीन आती है, ठीक है, कोई भी चीज़ होती है, तो ये किसके लिए की जाती है, फॉर नए प्रोग्राम, कोई भी नया थेरेपी। ठीक है, कोई नया प्रोग्राम आया है, कोई नई थेरेपी आई है उसके लिए। ठीक है, फॉर न्यू प्रोग्राम्स एंड थेरेपी आरसीटी इज द बेस्ट टू इवेलुएट। ठीक है, इवेल्यूशन के लिए आरसीटी की जाती है। ठीक है, बेस लाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरवेंशन आर सिमिलर इन बोथ आर्म्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अपन अगर कोई ग्रुप लिया है अपन ने स्टडी के लिए, ठीक है, तो उनमें से जो ग्रुप है उनको जो अपन कंपेयर करेंगे वो उनकी इनिशियल स्टेज होगी डेमोग्राफिक क्लिनिकल। ठीक है, उनमें से अपन उनको समान स्टेज पे रखेंगे। ठीक है, उनको सिमिलर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, उनमें अपन उनमें कोई भेदभाव नहीं करेंगे, शुरू से अपन उनको एकदम मतलब समान मानेंगे एक पेशेंट के रूम में। ठीक है, मतलब इसका मतलब हो गया कि जो ग्रुप मतलब पार्टिसिपेंट्स का जो ग्रुप होगा ना, वो अपन इसमें क्या करेंगे, बोथ आर्म्स में क्या रखेंगे, सिमिलर रखेंगे। इसमें अपन क्या करते हैं, बेस लाइन करेक्टरिस्टिक्स लेते हैं। ठीक है, और उनको क्या करते हैं, फिर कंपेयर करते हैं। ठीक है, अपन क्या करते हैं इसमें रैंडमाइजेशन ऑफ आरसीटी अगला एक टॉपिक है, उसमें मैंने आगे पूरा बता रखा है डिटेल में। ठीक है, तो उनमें क्या करते हैं, जो बेस लाइन करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं ना, उनको क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। आगे है इन्वेस्टिगेशन बायस इज मिनिमाइज्ड बाय डबल ब्लाइंडिंग। इसमें क्या होता है कि डबल ब्लाइंडिंग लेते हैं ना अपन, कि पहले से अपन है ना केस दो ग्रुप होते हैं ना, केस ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, कंट्रोल ग्रुप एक तो केस जिनमें जो पेशेंट्स लेते हैं, और कंट्रोल ग्रुप कौन सा होता है, जिसमें अपन नॉर्मल पर्सन्स लेते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन बायस है ना वो मिनिमाइज हो जाता है किसी डबल ब्लाइंडिंग के कारण। नहीं, अपन उनको पहले नहीं बताते कि आपको किस ग्रुप में रखा जाता है, तो उससे जो इन्वेस्टिगेशन है उनमें कोई बायस नहीं आता। ठीक है, द ड्रॉप आउट्स फ्रॉम द ट्रायल आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्टडी। इसका मतलब क्या है कि जिन्होंने मतलब अपनी स्टडी चल रही है और उसके बीच में ही क्या ड्रॉप आउट ले लिया है, छोड़ दिया, तो उनको क्या एक्सक्लूड नहीं किया जाता है स्टडी से। ठीक है, उनको रखा जाता है फिर भी, क्योंकि उनसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एक होती है सैंपल साइज है ना, जो अपन मतलब क्या रिक्वायर जितनी मतलब कितने लोगों का सैंपल या साइज लेनी है अपन को, वो क्या किस पे डिपेंड करता है, हाइपोथेसिस एंड टाइप ऑफ स्टडी। ठीक है, कि अपनी हाइपोथेसिस किस प्रकार की है, कैसी बनी है। इंटरवेंशन टू रिट्रीट एनालिसिस इज डन इन आरसीटी। इसका मतलब क्या है
ये बेसिकली आएगा तो आगे, ठीक है। इंटेंशन टू रिट्रीट एनालिसिस, इसको अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं स्टेप्स ऑफ आरसीटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है इसकी ड्राइंग एप प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या है, तो इस स्टडी के लिए सबसे पहले अपन एक प्रोटोकॉल डिसाइड करते हैं, ठीक है। यानी अपन ने आरसीटी को स्टडी करने का क्या क्या चालू किया, तो सबसे पहला स्टेप क्या आता है, ड्राइंग ए प्रोटोकॉल, कि एक प्रोटोकॉल अपन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन उस स्टडी के इसके एम्स ढूंढेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, कि कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पर, ठीक है। किस किस का सैंपल लिया जाना चाहिए, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स, इसमें क्या है, सैंपल साइज ली जाती है, एक पूरी पॉपुलेशन ली जाती है, जबकि उसका एक क्या लिया जाता है, सैंपल लिया जाता है, ठीक है, स्टडी के लिए, ठीक है। एलोकेशन ट्रीटमेंट्स टू बी गिवन, एक ये तो हो गया कौन से स्पेसिफिक एम्स ऑफ स्टडी, ठीक है। और पायलट स्टडी क्या कर लेते हैं, टू आइडेंटिफाई ऑपरेशनल फीजिबल एंड एलिजेंसी। इसका मतलब क्या है कि पायलट स्टडी क्या होती है, थोड़ी बड़े लेवल पे होती है, ठीक है, जिसको आइडेंटिफाई करके अपन ऑपरेशनल काम में डायरेक्टली क्या है, ऑपरेशन में कर सकते हैं उसको, ठीक है। पायलट स्टडी बड़े एरिया पे करेंगे, ठीक है। फिर उसको क्या करेंगे, उसको मतलब फिजिबल होनी चाहिए, वो एकदम ट्रस्टेबल होनी चाहिए, एकदम हवा में बातें नहीं होनी चाहिए, और वो क्या करनी चाहिए, एकदम एलिशेंसी भी उसका होना चाहिए, ठीक है। सेलेक्ट एक्सपेरिमेंटल एंड रेफरेंस पॉपुलेशंस, इसके सेकंड स्टेप, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि दो प्रकार की पॉपुलेशन सिलेक्ट की जाती है, एक तो रेफरेंस पॉपुलेशन और एक एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन, दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेफरेंस पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन होती है टू विच रिजल्ट्स ऑफ आरसीटी कैन बी अप्लाइड लेटर, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटल क्या होती है, चूजन फ्रॉम द रेफरेंस पॉपुलेशन टू रिसीव द इंटरवेंशन एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब क्या है कि जो अपन स्टडी करेंगे या जो अपना रिजल्ट आएगा उसको अपन इस रेफरेंस पॉपुलेशन पे क्या करेंगे, लेटर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन जिसमें रिजल्ट आना है, आरसीटी का जो रिजल्ट आएगा उसको क्या करेंगे अपन, अप्लाई करेंगे। रेफरेंस पॉपुलेशन या रेफरेंस टारगेट पॉपुलेशन बोलते हैं इसको। एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन होती है एक्चुअल पॉपुलेशन है जिसपे अपन को क्या करनी है, स्टडी करनी है, ठीक है। कि एक्चुअली अपन है ना एक्सपेरिमेंट तो किस पे कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन पर, इसका जो रिजल्ट आएगा उसको अप्लाई किस पे करेंगे अपन, रेफरेंस पॉपुलेशन पे, ठीक है। तो ये दो हो गई स्टेप्स इसकी आरसीटी की। यानी बेसिकली अपन ने जो पीछे देखा था कि एक पूरी पॉपुलेशन है, ठीक है, उसको क्या बोल सकते हैं अपन, रेफरेंस पॉपुलेशन। उसका अपन एक सैंपल लिया, उसको क्या बोलेंगे, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन जिस पे अपन को एक्सपेरिमेंट करना है। फिर जो इस सैंपल यानी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे जो अपन आरसीटी का रिजल्ट आएगा उसको अप्लाई क्या करेंगे अपन, वापस रेफरेंस ग्रुप पे, है ना, रेफरेंस पॉपुलेशन के ग्रुप पे अप्लाई करेंगे, ताकि उस जो डिजीज है या उस मतलब जो अपन क्या कर रहे हैं आरसीटी का जो अध्ययन कर रहे हैं उसको अप्लाई किया जा सके, ठीक है। रेंडमाइजेशन थर्ड स्टेप है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इसकी आरसीटी की, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, रेंडमाइज एक पॉपुलेशन जो अपन ने चुनी है, ठीक है, उसको दो ग्रुप में बांट दिया जाता है, ठीक है। एक ग्रुप में एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है, स्टडी ग्रुप, और दूसरा रेफरेंस ग्रुप जिसको कंट्रोल ग्रुप बोला जाता है, ठीक है। और ये क्या बोला जाता है, हार्ट ऑफ आरसीटी, मैंने बोला ना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होती है आरसीटी की रेंडमाइजेशन। अभी इसके आगे मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है, इसी वीडियो में अपन आगे देखेंगे। उससे पहले अपन देखते हैं इसकी बाकी के स्टेप्स, ठीक है। अगला है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन में बेसिकली क्या होता है कि अपन ने क्या कर दिया, ग्रुप बांट दिए, ग्रुप बांटने के बाद में क्या है, अप्लाई करना होता है इसमें, ठीक है। अपने पास कोई ड्रग्स है, ठीक है, कोई वैक्सीनेशन है जिसको अपन को क्या करनी है, कोई हैबिट है उसको अप्लाई करनी है, ताकि अपन उसी पॉपुलेशन पे स्टडी कर सकें। तो उसको क्या है, मैनिपुलेट किया जाता है उस स्टडी के उस पॉपुलेशन के ऊपर, ठीक है। फिर उसको क्या किया जाता है, फॉलोअप किया जाता है, यानी उसका एग्जामिनेशन किया जाता है, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल एंड रेफरेंस ग्रुप, ठीक है, दोनों ग्रुप्स का एग्जामिन किया जाता है एट डिफाइंड, ठीक है, डिफाइंड इंटरवल्स विद इक्वल इंटेंसिटी एंड सिमिलर कस्टमाइजेशन या सर्कमस्टांसेस, सॉरी, ठीक है। उसके बाद में फॉलोअप करने के बाद में अब जो आखिर में आएगा वो कौन सा आता है, असेसमेंट। अब असेसमेंट करेंगे कि आउटकम क्या आया है उस स्टडी का इन बोथ ग्रुप्स इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिजल्ट्स, कि दोनों ग्रुप्स में से असेसमेंट करेंगे कि किस ग्रुप में से कौन सा आउटकम, मतलब कौन कौन से टर्म मतलब आउटकम्स जो है पॉजिटिव आया है और कौन से आउटकम्स है जो नेगेटिव आए हैं। एक चीज़ ये ध्यान रखना कि अपन अगर फॉलोअप करेंगे उसमें दोनों ग्रुप का एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है। अगर मान लो अपने सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का ही क्या किया है, मान लो अपन ने क्या किया उसका एग्जामिनेशन किया है, तो उनको ये पता लग जाएगा कि अपन अपने मतलब अपन को अलग किया गया है अपनी डिजीज से, ठीक है। तो रेफरेंस ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल दोनों ग्रुप है ना, उनको क्या किया जाता है, दोनों को क्या किया जाता है, एग्जामिन, ठीक है। और फिर उनका असेसमेंट निकाला जाता है, ठीक है। अब दो रिजल्ट आते हैं इसमें, ठीक है, एक पॉजिटिव रिजल्ट असेसमेंट में और एक नेगेटिव रिजल्ट। तो नेगेटिव रिजल्ट्स में क्या होते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है, यानी क्या हो गया कि साइड इफेक्ट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस आ गए उस ड्रग्स के कारण, उसके कारण, तो उसमें नेगेटिव रिजल्ट्स भी आ सकते हैं, ठीक है। और पॉजिटिव रिजल्ट भी आ सकते हैं कि इंसिडेंस बढ़ गया, ठीक है, ठीक है, सीवियरिटी ऑफ डिजीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई, कम घट गई, तो उसके कारण भी क्या आ सकते हैं, असेसमेंट में फ़र्क आ सकते हैं। अब अपन पढ़ते हैं जो एक अपन ने टॉपिक छोड़ दिया था, कौन सा, रेंडमाइजेशन इन आरसीटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि मतलब आरसीटी जो रैंडम कंट्रोल ट्रायल है उसमें अपन रेंडमाइजेशन क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो बेसिकली अपन ने पहले, उससे पहले अपन ये देखते हैं कि अपन ने एक क्या ली थी, पॉपुलेशन ली थी पिछले, इससे जस्ट पहले वाले टॉपिक में, कि थर्ड टॉपिक था ना स्टेप्स में,
सॉरी सेकंड टॉपिक था स्टेप्स में कौन सा, सेलेक्टिंग रेफरेंस पॉपुलेशन एंड एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन, कि अपन ने एक कोई भी पॉपुलेशन है उसकी कि रेफरेंस पॉपुलेशन ली, फिर उसमें से अपन एक क्या छांटते हैं, एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन छांटते हैं, ठीक है। यानी अपन ने ये सबसे पहले क्या लिया था, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप लिया था, ठीक है। फिर उसमें से अपन ने एक ग्रुप छाटा कौन सा, जिस पे अपन को एक्सपेरिमेंट करना है, जिन एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो एक्सपेरिमेंट से जो स्टडी अपन ने आती है उसका यूज अपन को वापस करना किस में करना है, रेफरेंस ग्रुप में करना होता है, ठीक है। इसको ही तो क्या बोलते हैं, सिलेक्शन ऑफ रेफरेंस पॉपुलेशन एंड एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन। अब रेंडमाइजेशन क्या होता है कि इस छांटने में, ठीक है, यानी इस ग्रुप में से अपन जो स्टडी कर रहे हैं उस ग्रुप में से अपन को दो ग्रुप छांटने होते हैं ना, कि ये तो कौन सा है, मतलब रेफरेंस ग्रुप है और ये कौन सा है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, ठीक है। तो इन दोनों को छांटने में रेंडमाइजेशन होना चाहिए, यानी अपन जो इन मतलब टोटल पॉपुलेशन में एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और जो रेफरेंस ग्रुप है, ठीक है, सॉरी रेफरेंस ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, इनमें छांटते समय अपन को क्या करना है, रेंडमाइजेशन, यानी एक मतलब रेंडमली अपन को छांटना है। इसमें से अपन को मतलब ये नहीं है कि ये अपना ग्रुप है तो ये रेफरेंस ग्रुप में रहेगा, ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रहेगा, इसमें रेंडमाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। तो रेंडमाइजेशन इज रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल इज ए स्टैटिक्स प्रोसीजर बाई विच द पार्टिसिपेंट्स आर अलोकेट इन टू द आइदर टू ग्रुप्स, ठीक है। या तो वो होंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में इन विच द इन्वेस्टिगेशन इज गिवन, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या किया जाता है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन अपन को करनी है, और रेफरेंस ग्रुप जो ये वाला है, ठीक है, इसमें क्या करना है अपन को, इन विच द इन्वेस्टिगेट जो क्या है, इंटरवेंशन आर नॉट गिवन, सॉरी इंटरवेंशन नहीं, ठीक है। तो इंटरवेंशन जो नहीं किया जाता, मतलब इनमें इंटरवेंशन किया जाता है अपन को, इनमें स्टडी की जाती है, किसमें, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, इस पे जो स्टडी आती है उसको क्या किया जाता है, रेफरेंस ग्रुप पे लागू किया जाता है उस स्टडी के रिजल्ट्स को, ठीक है। तो द एसेंशियल पर्पस और रेंडमाइजेशन इन रेंडमाइज कंट्रोल, जो इसका पर्पस क्या है, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स हैव इक्वल और नॉन चांसेस, ठीक है, ऑफ फॉलिंग इनटू आइदर द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, यानी उनमें क्या है, सभी पार्टिसिपेंट जो ओपन लेंगे उनमें से उनको इक्वल और नॉन चांसेस होते हैं किसमें, मतलब किसी भी ग्रुप में जाने का, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भी जा सकते हैं और रेफरेंस ग्रुप में भी जा सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिलेक्शन बायस यानी सिलेक्शन में कोई गलती नहीं होगी कि अपन ने उन्हीं लोगों को लिया है जिसमें अपन चाहते थे, ठीक है, तो वो नहीं हो पाएगा इसमें। टू इंश्योर कंपेरेटिबिलिटी अमंग द टू ग्रुप्स में, ठीक है, इंश्योर करने के लिए कि अपन इनमें जो कंपेयर करेंगे वो अच्छे से हो, ठीक है। टू हैव सिमिलर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स अमंग द टू ग्रुप्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एसेंशियल पर्पस होते हैं रेंडमाइजेशन के, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, हार्ट ऑफ द ट्रायल बोला जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यानी जो RCT होता है रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का, उसका हार्ट किसको बोला जाता है, रेंडमाइजेशन को बोला जाता है, ठीक है। रेंडमाइजेशन रिमूव बोथ द को फाउंडिंग एंड बायस, मतलब ये क्या करता है, ये दोनों को कम कर देता है। कि बायस का मतलब क्या होता है, उस एक जो अपन पर्टिकुलर क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसमें जो गलती आती है उसके साथ वाले फैक्टर्स भी है ना, वो भी क्या, इन सबको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं रेंडमाइजेशन, ठीक है। तो रेंडमाइजेशन इज ए सुपीरियर टू मैचिंग रेंडमाइजेशन, ठीक है। इसका अच्छा ये एक पॉइंट है कि इज ए सुपीरियर टू मैचिंग, मतलब क्या होता है, रेंडमाइजेशन इंश्योर्स बोथ नोन एंड अननोन कोफाउंडिंग फैक्टर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग टू ग्रुप्स, यानी रेंडमाइजेशन ये इंश्योर करता है कि नॉन और अननोन जो कोफाउंडिंग फैक्टर्स जो कि दोनों चीज़ों से जुड़े होते हैं, ठीक है, कि मतलब बायस से और उससे आसपास वाली चीज़ों से। जैसे बेसिकली बायस क्या होता है, बायस का मतलब होता है किसी की तरफ हो जाना, ठीक है, कि मान लो कि कोई ग्रुप है, जैसे अपन क्रिकेट की टीम खेल रहे हैं तो किसको खिलाना है या नहीं खिलाना, ठीक है। तो बायस में क्या हो जाता है, अपन किसी की तरफ क्या हो जाता है, बायस हो जाता है कि ये मेरा दोस्त है तो मैं इसको तो खिलाऊंगा ही खिलाऊंगा, तो ये क्या कहलाता है, बायस होता है, ठीक है। जबकि को फाउंडिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, जो दो चीज़ों से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, कि दारू पीने से क्या होता है, लीवर खराब होता है, ठीक है, और मतलब और चखना भी क्या करता है, लीवर खराब करता है। तो जो चखना है वो दारू और लीवर दोनों से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, को फाउंडिंग फैक्टर्स। तो नॉन और अननोन को फाउंडिंग फैक्टर में क्या कहते हैं, ये रेंडमाइजेशन इंश्योर करता है कि बोथ नॉन और अननोन को फाउंडिंग फैक्टर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द ग्रुप, दोनों में क्या करते हैं, वो फैक्टर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, देयर बाई, ठीक है, नलिफाइंग देयर इफेक्ट ऑफ रिजल्ट्स, ताकि रिजल्ट्स पे कोई इफेक्ट ना आए उससे, ठीक है। वेरेज मैचिंग इज यूजफुल फॉर ओनली नॉन कोफाउंडिंग फैक्टर्स, इसका मतलब जबकि जो मैचिंग है ना वो कहाँ यूज होती है, सिर्फ कोफाउंडिंग फैक्टर्स में ही क्या करती है, यूजफुल होती है। इसका मतलब है बेसिकली ये कंपाउंडिंग फैक्टर ये अलग एक मेजर टॉपिक है, इसको अपन इस वीडियो के बाद में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो नॉन कंपाउंडिंग फैक्टर और अननोन कंपाउंडिंग जो फैक्टर है वो दो प्रकार के होते हैं, मतलब दो होते हैं, जो कि ये जो अपन क्या करते हैं, जो मैचिंग होती है ना, ये सिर्फ इन्हीं के लिए यूज़ में होती है, अननोन के लिए नहीं होती, ठीक है। अब अगर अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कौन सा, टाइप्स ऑफ स्टडी डिजाइन, ठीक है। स्टडी डिजाइन के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है, को करंट पैरेलल डिजाइन और क्रॉस ओवर डिजाइन, ठीक है। इसको अपन एक डायग्राम से समझते हैं। तो कुल मिला के ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, पैरेलल स्टडी और क्रॉस ओवर स्टडी, ठीक है।
पैरेलल स्टडी बहुत सिंपल है कि सैंपल अपने एक पॉपुलेशन का क्या लिया, सैंपल लिया, उस पर अपन ने क्या करें, स्टडी का सैंपल, जिस पॉपुलेशन को अपन को क्या करनी है, स्टडी करनी है, उसका सैंपल लेते हैं। फिर अपन क्या करते हैं, रेंडमाइजेशन। मैंने बोला था ना अभी, रेंडमाइजेशन का मतलब अपन उनको दो ग्रुप में बांटते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक हो गया रेफरेंस ग्रुप। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है, जिसको अपन बोलेंगे टेस्ट ग्रुप। ठीक है, और एक हो गया रेफरेंस ग्रुप, जिसको अपन क्या बोलेंगे, कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, अपन इसको क्या बोलेंगे, कंट्रोल ग्रुप। ठीक, अब वही बात। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, दो ग्रुप में बांटते हैं। अब एक चीज़ होती है प्लेसिबो। ठीक है, प्लेसिबो ये यहाँ लिखा है। ठीक है, और एक होती है ड्रग। ठीक है, तो अपन ने जिस टेस्ट ग्रुप, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, जिस पर अपन को क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, उसको अपन क्या देंगे, ड्रग्स देंगे। जबकि जो रेफरेंस ग्रुप है उसको अपन क्या देंगे, प्लेसिबो देंगे। प्लेसिबो मतलब ड्रग जैसी ही चीज़ होती है, लेकिन वो ड्रग नहीं होती। ठीक है, अब इसको मतलब इनको पता तो लगेगा नहीं कि अपन टेस्ट ग्रुप में है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में है, दोनों को अपन सेम मेडिसिन देंगे। ठीक है, जो टेस्ट ग्रुप है अब उससे क्या है, मतलब उनके क्या आउटकम आता है वो चीज़ देखेंगे। और जो कंट्रोल ग्रुप है वो तो रेफरेंस ग्रुप होता है, तो उसका तो कोई आउटकम आएगा नहीं वैसे भी। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल सी रेंडमाइजेशन होगी कि इनको रेंडमाइजेशन करेंगे, एक को प्लेसिबो देंगे, एक को क्या देंगे, ड्रग्स देंगे। लेकिन क्रॉस ओवर स्टडी वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ये बेसिकली सेम ही है कि इसमें सबसे पहले वही कि रेंडमाइजेशन किया जाता है पॉपुलेशन के बीच में। ठीक है, रेंडमाइजेशन किया जाता है। अब उसको अपन क्या देंगे, एक जो मतलब कौन सा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसको ड्रग्स देंगे, और जो रेफरेंस ग्रुप है उसको अपन क्या देंगे, प्लेसिबो। ठीक है, कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसको अपन ड्रग्स देंगे। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, इनको ड्रग्स देना या प्लेसिबो देना बंद कर देंगे दोनों। ठीक है, इसको बोलते हैं वॉश आउट पीरियड। ठीक है, इसको कैरी आउट इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इस जो एरिया है इसको बोलते हैं, ठीक है, कैरी ओवर इफेक्ट्स या वॉश आउट पीरियड। इसमें क्या होता है कि जो अपन ड्रग्स देते हैं उसका भी असर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। यानी 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, जितना भी अपन ये वॉश आउट जो पीरियड होता है या कैरी ओवर पीरियड होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, अब अपन उसको पीरियड सेकेंड में वापस क्या देंगे, अब क्या करेंगे, अपन जिसको अपन ट्रीटमेंट दे रहे थे, मतलब ड्रग दे रहे थे, अब उनको अपन क्या देंगे, प्लेसिबो देंगे। प्लेसिबो मतलब ड्रग जैसी चीज होगी, लेकिन वो क्या होगी, ड्रग नहीं होगी। ठीक है, और जिनको अपन प्लेसिबो दे रहे थे, अब उनको अपन क्या देंगे, ड्रग देंगे। ठीक है, यानी अपन क्रॉस ओवर कर देंगे। ठीक है, एक टाइम पीरियड के बाद अपन उनको क्रॉस ओवर कर देंगे। ठीक है, तो जिनको ड्रग यानी ट्रीटमेंट मिल रहा था उनको, अब जो पेशेंट्स है उनको अपन क्या देंगे, प्लेसिबो, यानी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसको। ठीक है, और जो रेफरेंस ग्रुप है जिसको अपन प्लेसिबो दे रहे थे, जो रेफरेंस ग्रुप है उसको क्या देंगे, अपन ड्रग्स देंगे। ठीक है, यानी अपन क्या करेंगे, क्रॉस ओवर कर देंगे इसमें। ठीक है, तो अपन वापस आते हैं कि कंपैरिजन किया जाता है 2 ग्रुप्स में। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक रेफरेंस ग्रुप। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज एक्सपोज टू स्पेसिफिक मेडिकेशन और इंटरवेंशन। ठीक है, स्पेसिफिक मेडिकेशन और इंटरवेंशन, और जबकि जो रेफरेंस यानी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उनको अपन क्या देंगे, ड्रग्स। ठीक है, और रेफरेंस ग्रुप है उनको अपन नॉट एक्सपोज टू स्पेसिफिक मेडिकेशन और इंटरवेंशन, यानी अपन इनको क्या देंगे, प्लेसिबो। ठीक है, दूसरा है क्रॉस ओवर डिजाइन। क्रॉस ओवर डिजाइन में क्या कहा जाए, कंपेरिजन आर मेड बिटवीन 2 ग्रुप्स, ये तो ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और रेफरेंस ग्रुप वही। ठीक है, शुरू में क्या देंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज एक्सपोज टू, जिनमें अपन ड्रग्स को क्या एक्सपोज देंगे उसको, और रेफरेंस ग्रुप में प्लेसिबो देंगे, यानी इनको ड्रग्स नहीं दी जाती। ठीक है, नॉट एक्सपोज टू स्पेसिफिक मेडिकेशन और इंटरवेंशन। देन द ग्रुप्स आर क्रॉस्ड ओवर, उनको क्रॉस्ड ओवर कर दिया जाता है। एक्सपोज ग्रुप नाउ बिकम्स द नॉन एक्सपोज ग्रुप एंड वाइस वर्सा। ठीक है, नॉन एक्सपोज ग्रुप आर नाउ एक्सपोज ग्रुप। क्रॉस ओवर डिजाइन आरसीटी हेल्प, किसमें हेल्प करती है, रिमूविंग द इथिकल कंसर्न्स। ये क्या चीज़ होती है कि महिला आयोग वाले आ जाते हैं या कोई से भी मतलब आ जाते हैं कि आपने इनको ड्रग दी, इनको नहीं दी। ठीक है, या इनको ड्रग दी, तो अपन ने क्या किया, शुरू में अपन को दोनों ग्रुप्स को अपन ने क्या दिया, ड्रग्स दिए, फिर दोनों को अपन ने ड्रग्स नहीं दिए। ठीक है, तो इससे इथिकल कोई कंसर्न भी नहीं आएगा बीच में। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ आरसीटी के रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, एक तो होता है क्लिनिकल ट्रायल कि कोई नई थेरेपी आई है, कोई ड्रग्स आई है, या कोई मतलब क्या है, तो ड्रग्स या थेरेपी आई, तो उसको क्या अपन ट्रायल करने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर एस्प्रिन ऑन कार्डियोवेस्कुलर मोटिलिटी, बीटा कैरोटीन ऑन कैंसर इंसिडेंट एफिशिएंसी ऑफ टॉन्सिलेक्टोमी फॉर रिकरेंट थ्रोट इन्फेक्शंस। ठीक है, यानी क्या है, एस्प्रिन तो क्या किसके लिए यूज में लिया जाता है, ठीक है, कार्डियोवेस्कुलर मोटिलिटी, ठीक है, उनके लिए, यानी अपन एस्प्रिन का यूज़ देखे हैं कार्डियोवेस्कुलर मोटिलिटी वाले पेशेंट्स में देखते हैं। ठीक है, ताकि अपन ये पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार वो कितना इफेक्टिव है। ठीक है, आरसीटी के थ्रू अपन ये पता लगा सकते हैं क्लिनिकल ट्रायल करके कि वो ड्रग कितनी एफिशिएंट है उस कार्डियोवेस्कुलर वाले पेशेंट्स में। ठीक है, और बीटा कैरोटीन किन के लिए किया जाता है, कैंसर इंसिडेंस एफिशिएंसी की चेक करने के लिए। ठीक है, टॉन्सिलेक्टोमी, ठीक है, टॉन्सिलेक्टोमी वाले जो कैंसर इंसिडेंट जो पेशेंट्स हैं उनमें क्या बीटा कैरोटीन्स का इफेक्ट देखा जाता है। ठीक है, और क्या होता है, और टॉन्सिलेक्टोमी के लिए और रिकरेंट थ्रोट इन्फेक्शंस के लिए। ठीक है,
फिर अगला आता है प्रिवेंटिव ट्रायल्स, ठीक है। प्रिवेंटिव ट्रायल्स का मतलब होता है कि कोई वैक्सीन आई है, ठीक है, उनका ट्राई करने के लिए कि कोई वैक्सीन आई है या कीमो प्रोफाइलैक्सिस ड्रग आई है, वो कितना इफेक्टिव है या कितना काम करती है कि नहीं, मतलब वो वैक्सीन कारगर है कि नहीं, उनके लिए अपन क्या करते हैं, RCT करते हैं। तो क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए हो गया, प्रिवेंटिव ट्रायल्स के लिए हो गया, और रिस्क फैक्टर ट्रायल्स, यानी कि रिस्क फैक्टर ट्रायल्स में क्या होता है कि कोई रिस्क फैक्टर एक डिजीज़ का अपन ने उसको हटा दिया, उससे क्या होगा, वो डिजीज़ वाकई में इफेक्ट होती है कि नहीं होती है, वो चेक करते हैं, ठीक है। तो इन क्या करता है, द नॉर्थ केरलिया प्रोजेक्ट इन फिनलैंड, द स्टैनफोर्ड 3 कम्युनिटी स्टडी, ठीक है, द ओस्लो स्टडी, द मल्टीपल रिस्क फैक्टर इन्वेंशन ट्रायल इन USA टू एक्सेस द इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन इन ऑन कोरोनरी हार्ट डिजीज। मतलब क्या है कि इन सब प्रोग्राम में अपन ने क्या किया था, रिस्क फैक्टर को क्या किया था, हटाया था, ठीक है। उससे अपन को मतलब जो ट्रायल रिस्क फैक्टर का मतलब जो एजेंट है या जो बीमारी करने का जो क्या है रीजन है, उसको अपन ने हटा के देखा था इन सभी प्रोग्राम में, ठीक है। कौन कौन से, द नॉर्थ केरलिया प्रोजेक्ट इन फिनलैंड, ठीक है, द स्टैनफोर्ड 3 कम्युनिटी डिजीज स्टडी, ठीक है, द ओस्लो स्टडी, द मल्टीपल रिस्क फैक्टर इन्वेंशन ट्रायल जिसको बोलते हैं MRFIT इन USA, ठीक है। तो ये किसके लिए किया जाता है, MRIT में ये किसके लिए किया जाता है, तो एक्सेस द एफर्ट्स ऑफ इंटरवेंशन, के इंटरवेंशन या जो अपन ने क्या किया था, रिस्क फैक्टर को हटा के देखा था कोरोनरी हार्ट डिजीज में उनका इफेक्ट क्या आता है, ठीक है। अगला आता है ट्रायल ऑफ इटियोलॉजिकल एजेंट्स, यानी कि इटियोलॉजिकल एजेंट्स है उनका ट्रायल करके कि कोई हाइपोथेसिस पहले से बनी हुई है कि इस चीज़ को खाने से वो डिजीज़ होती है कि नहीं होती है, ठीक है। तो या तो अपन उस डिजीज़ को उस जो मतलब इटियोलॉजिकल एजेंट्स को हटा के ये कंफर्म करेंगे कि यह हाँ इसी से होती है, या अपन उसको क्या कर देंगे, इटियोलॉजिकल एजेंट्स को रिफ्यूज़ कर देंगे, ठीक है। जैसे क्या होता है, इसका एक एग्जांपल है लिट्रोलेटरल फाइब्रोप्लेजिया है कि वो ब्लाइंडनेस करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो अपन उसको क्या कर देंगे, चेक करेंगे, ठीक। तो अपन इसका ट्रायल करेंगे कि रिट्रोप्लेजिया फाइब्रोप्लेजिया के कारण मतलब एक हाइपोथेसिस है कि ये आगे जाके क्या करता है, ब्लाइंडनेस को कोज करता है कि नहीं करता। तो अपन उसको क्या कर देंगे, ट्रायल करेंगे, उसका चेक करेंगे, ठीक है। एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन टू प्री मेच्योर बेबीज की मतलब क्या होता है कि जो प्री मेच्योर बेबीज होते हैं उनको अपन क्या देंगे, ऑक्सीजन देंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, अपन ये चेक कर सकेंगे कि जो मतलब जो प्री मेच्योर बेबीज है वो किसके कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण तो कहीं नहीं हुए। तो उसका अपन क्या करेंगे, इटियोलॉजिकल ट्रायल्स देखेंगे, ठीक है, कि उन प्री मेच्योर बेबी में एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे ऑक्सीजन लेवल का, ठीक है। अगला है सजेशन एक्सपेरिमेंट, कि कोई हैबिट है उसको अपन ने हटा के देखा कि उससे कोई इंपैक्ट पड़ता है कि नहीं, कि लंग कैंसर पर स्मोकिंग का क्या फ़र्क है, ठीक है। स्मोकिंग अपन ने कुछ लोगों में क्या हटा के देखी, तो उससे क्या लंग कैंसर के पेशेंट्स पर क्या फ़र्क पड़ता है, वो अपन क्या देखेंगे, इस एक्सपेरिमेंट पे देखेंगे, ठीक है। इससे आगे क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। इसका मतलब क्या है, ये काम आता है किसके, कोई हेल्थ केयर सर्विसेज है उसकी इफेक्टिवनेस और इसकी एफिशिएंसी को क्या चेक करने के लिए, इसको एक और नाम बोला जाता है हेल्थ सर्विसेज रिसर्च स्टडीज, ठीक है। उसको इवैल्यूएशन हेल्थ सर्विसेज, यानी हेल्थ सर्विसेज प्रोग्राम्स को अपन चेक करेंगे कि ये कितना एफिशिएंट है या इफेक्टिव है, ठीक है। ये हो गया RCT के टाइप्स। इसी के साथ अपन ने ये सारा का सारा टॉपिक कवर किया। आज का अपना कौन सा टॉपिक था, RCT रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स। इसके अपन ने क्या देखे, टाइप्स देखे, इसके अपन ने क्या देखे, सारी की सारी चीज़ें देखी, ठीक। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, हैव ए गुड डे, थैंक यू गाइस।